हेलो एवरीवन। सो फाइनली वी आर एट द लास्ट लेक्चर ऑफ यूनिट 2। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था सोलर थर्मल पावर सिस्टम्स, दैट इज द एप्लीकेशंस। वो हमने दो पार्ट में उसको डिवाइड किया था। लास्ट टाइम पर अगर मैं आपसे कहूँ तो हमने सोलर वाटर हीटिंग और स्पेस हीटिंग पढ़ा था। तो अब इस पार्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्पेस कूलिंग, सोलर पॉन्ड और कुछ अदर एप्लीकेशन, साथ में लिमिटेशंस ऑफ सोलर थर्मल पावर सिस्टम्स। तो ये सब इस यूनिट में। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे कुछ 8 एप्लीकेशंस कहें या फिर हम कहें 8 सिस्टम्स हैं। तो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे उसको आप जरूर करिएगा। सिलेबस में आपके ये मेंशन है, साथ में सोलर वाटर हीटिंग और सोलर पॉन्ड जो आपका पहले एग्जामिनेशन में आया है उसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में लिया है। स्पेस कूलिंग, जिसका एक प्रिंसिपल एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन टाइप जो फैराडे ने बनाया था, उसी टेक्निक पर ये स्पेस कूलिंग या सोलर कूलिंग ऑफ बिल्डिंग्स है। जस्ट लाइक हमारा एक एयर कंडीशनर की तरह ये स्पेस कूलिंग सिस्टम काम करता है। कूलिंग बिल्डिंग्स के लिए या अपने स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज के कूलिंग सिस्टम के लिए कई जगह पर इस्तेमाल करा गया है। अगर हम ऐसे सिस्टम को सोलर कुकिंग और सोलर रेफ्रिजरेशन और कंबाइन कर दे सोलर हीटिंग के साथ, तो काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ता है अगर हम पूरा एक सिस्टम इस तरीके का बना ले। तो सोलर एनर्जी को अब यहाँ पर हम एयर कंडीशनिंग, बड़ा ही स्पेशल चीज़ है कि भाई अब की बार हम हीट को किस तरीके से रेफ्रिजरेशन के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। चाहे तो हम रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट की बात करें और चाहे हम बात करें हम एयर कंडीशनिंग की, कूलिंग ऑफ एयर की। तो फैराडे ने इसको 1825 में एक प्रिंसिपल दिया था। इसी प्रिंसिपल पर यह बेस्ड है। सबसे ओल्डेस्ट साइकिल जिसको हम प्रिंसिपल को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन, और इसको हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो कंप्रेशन है और इवेपोरेशन दोनों ही पार्ट होते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और कूलिंग पॉसिबल हो पाती है। तो चलिए देखें इसका डायग्राम और साथ ही साथ कुछ थ्योरीज। सोलर हमारे जो रेफ्रिजरेशन है एब्जॉर्प्शन टाइप के, दो टाइप के होते हैं, इंटरमिटेंट और कंटिन्यूस। इंटरमिटेंट मींस डिसकंटिन्यूअस कूलिंग, और कंटिन्यूस जो हर वक्त अपना काम करते रहते हैं। मेन एलिमेंट इस डिवाइस के अंदर जनरेटर, कंडेंसर, इवेपोरेटर एंड एब्जॉर्बर। तो ये 4 चीज हैं, जनरेटर, कंडेंसर, इवेपोरेटर एंड दिस इज द एब्जॉर्बर। तो यही चारों हमारे कंबाइन होने के बाद एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम को डेवलप करते हैं, जिसके साथ हम लिक्विड में, जिसको हम कूलेंट का नाम दें अगर, तो कूलेंट इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम एब्जॉर्बेंट बोल रहे हैं, जो हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो इस टाइप का सिस्टम हम यहाँ पर लेने वाले हैं। ये उसका डायग्राम है। चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रेशर डिफरेंस वाला कंसेप्ट है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से हम एयर कूलिंग कर पाएंगे। कूलिंग के लिए यहाँ पर ये वाला सिस्टम, जो इसका एक पार्ट मैं बनाता रहूंगा और मिटाता रहूंगा। तो ये वाला पार्ट अगर देखें तो ये सिंपल सिस्टम है जो सोलर रेडिएशन में हीटिंग के काम आता है। मानते हैं कि भाई यहाँ सोलर रेडिएशन हमारी इनपुट हो रही है, जो हमारे फ्लैट प्लेट या कंसेंट्रेटेड प्लेट जैसा ही भी हम सिस्टम चाह रहे हैं वैसा है। तो ये हमारे कलेक्टर्स हैं। अब ये जाएगा जनरेटर में। ऑब्वियसली जनरेटर जहां पर हीट हमारी इवॉल्व हो रही है, तो ये क्या करेगा एग्जैक्टली, यहाँ पर क्या है, ट्यूब्स, और ये यहाँ पर जो भी फ्लूइड है हमारा, उस फ्लूइड को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो फ्लूइड भरा है वो है एब्जॉर्बेंट। ओके, एब्जॉर्बेंट मतलब वो कूलेंट। अब क्या होगा, जब ये गर्म होगा तो ये इसकी वेपर्स क्या होंगी, कंडेंसर के अंदर जाएंगी, और कंडेंसर के अंदर यहाँ पर कंप्रेस होती रहेंगी जब तक उसकी रिक्वायरमेंट ना हो। ओके, या फिर एक पर्टिकुलर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट ना हो जाए। तो यहाँ पर एक एक्सपेंशन वॉल्व लगाया, जो एक पर्टिकुलर प्रेशर जब तक यहाँ कंडेंसर का नहीं हो जाएगा तब तक ये वॉल्व नहीं खुलेगा। अब क्या हुआ, जैसे ही ये वॉल्व खुला, ये इवेपोरेटेड जो हमारी वेपर्स हैं एब्जॉर्बेंट की, वो एब्जॉर्बेंट की हमारे इवेपोरेटर के अंदर आ गई, जहां पर गर्म पानी है। अब ये क्या करेगी, जो वेपर्स हैं वो हमारी कूलेंट का काम कर रही हैं। तो यहाँ पर जो गर्म एयर है उसको वहां, उसका हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, और यहाँ से आउटपुट पे मुझे ठंडी हवा मिल जाएगी। जैसे ही ये वाटर वेपर्स जो है लो प्रेशर पर आएंगी, और ये वापसी जो है एब्जॉर्बर प्लेट पर चला जाएगा, जहां पर हमारा सारा का सारा एब्जॉर्बेंट सॉल्यूशन मौजूद है। अब दोबारा से पंप के साथ ये सिस्टम जो है दोबारा इसको रेस्क्यूरेटर के थ्रू दोबारा उसको जनरेटर में पहुंचाएगा। और जो साथ ही साथ एक और चीज यहां पर है कि यहां से ये वाला पाथ भी एक है, तो इस पाथ के अंदर अगर हम कहें तो जो मेरी लो प्रेशर पर रहेंगी वो नीचे आ जाएंगी।
तो इस तरीके से ये एक कंप्लीट साइकिल चलता रहेगा और हमारे हॉट एयर को हम कूल एयर के अंदर कन्वर्ट कर सकेंगे विदाउट एनी कंप्रेशन टेक्निक्स जो हम रेफ्रिजरेशन या फिर अपने एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर लगाते हैं। ओके तो दिस इज द एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसको जरा सा अगर थ्योरी में देखें तो एब्जॉर्बेंट रेफ्रिजरेशन सॉल्यूशन है वो लिक्विड फॉर्म में हमने माना, तो क्या होगा, हॉट वाटर जो हमारे कलेक्टर के अंदर है उसमें पास होगा, हीट एक्सचेंजर जिसको हमने कहा या जनरेटर हमने उसको कहा, वहां पर उस मिक्सचर जो है हमारा एब्जॉर्बेंट का वो इवेपोरेट होगा और इवेपोरेट होकर वेपर फॉर्म में होने के बाद वो कंडेंसर के अंदर जाएगा और कंडेंसर के अंदर जाने के बाद जो हमारा रिटर्न हो जाएगा वो जो लो प्रेशर पे होगा वो रेस्क्यूपरेटर से लेकर थ्रॉटलिंग वाल्व से नीचे दोबारा चला जाएगा, मतलब यहां पर वापसी पहुंच जाएगा। ओके तो आगे देखें तो ये हाई प्रेशर का जो लिक्विड है वो हमारा कहां पहुंच गया, कंडेंसर के अंदर, और कंडेंसर के बाद एक्सपेंशन वाल्व उसकी ओपन होंगी और वो वहां से सराउंडिंग में चला जाएगा, मतलब एक जगह ऐसी जहां पर गर्म हवा आ रही होगी, वहां पर क्या करने वाला है, जो गर्म हवा है उसके हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद लो प्रेशर पे जैसे ही आया पंप के थ्रू दोबारा से उसको हम कहां पहुंचा देंगे, उसको हम पहुंचा देंगे दोबारा से उसकी जगह पर, मतलब एब्जॉर्बर जहां पर जमा है, और पंप के थ्रू फिर से उसको इस साइकिल में पहुंचा देंगे। तो ये कंप्लीट साइकिल इसी तरीके से चलती रहेगी और हमारी कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता रहेगा। काफी सिंपल साइकिल है जो अक्सर इस्तेमाल हो रही है और आजकल रिन्यूएबल रिसोर्सेज के साथ काफी इस्तेमाल हो रही है। नेक्स्ट सोलर पॉन्ड जो एग्जाम में आया, बहुत सिंपल सा फंडा है, इसको आप देखें, सोलर पॉन्ड की यहां बात करी, दैट मीन्स यहां पर हम एक पॉन्ड जहां से हम पीने का पानी निकाल सकते हैं या गर्म अवस्था में जो हो वो पानी निकाल सकते हैं, तो इस टाइप की ये चीज है। तो यहां पर क्या है कि आप देखें कि रेगुलर वाटर जो है हम वो यहां से डाल रहे हैं, फ्रेश वाटर। ओके तो ये फ्रेश वाटर डालने के बाद ये जो है सेकंड फेज में और फिर थर्ड फेज में, फर्स्ट फेज को कह रहे हैं SCZ सरफेस कन्वेक्टिव जोन, सेकंड फेज को बोल रहे हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जोन, लास्ट इज द लोअर कन्वेक्शन जोन। एक्चुअली इसका ऑपरेशन है क्या, जैसे ही यहां से फ्रेश पानी जाएगा तो ऊपर से ये जो सोलर रेडिएशंस हैं उसको गर्म कर रही होंगी, तो जो नमक का पानी है उसकी डेंसिटी लो हो जाएगी और वो ऊपर आ जाएगा। तो पहले हम ये कह सकते हैं यहां सॉल्टी वाटर होगा, उसके जस्ट नीचे हॉट वाटर होगा और उसके जस्ट नीचे फिर से कोल्ड वाटर होगा, क्योंकि हम यहां से वाटर को आउट कर रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली जो गर्म पानी इस लेयर में जमा हो रहा होगा वो उस लेयर से हम इसको आउटलेट पे ले लेंगे, यहां से उसको बाहर निकाल लेंगे। तो गर्म पानी मेरा और जो कि पीने योग्य होगा उसको बाहर निकाल लेंगे और सॉल्ट वाटर मेरा ऊपर लेयर पे चला जाएगा और उसको हम अलग से पाइपलाइन से निकाल लेंगे, नीचे फिर से ठंडा पानी रहेगा। तो एग्जैक्टली ये काम कर रहा है कुछ इस तरह से कि यहां पर भी एक इंसुलेटेड लेयर का काम कर रही है जो हमारी लेयर नंबर 1 है। तो कुछ थ्योरीज इसकी मैंने लिखी है साथ में, आप उसे पढ़ लें और अपने एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं। जैसे हॉट वाटर जो है वो कंटिन्यूअसली निकाला जाए, ऐसा ये सिस्टम होता है, उसमें हॉट वाटर निकलता रहेगा, ठंडा पानी अलग से जाता रहेगा। साथ ही साथ इसमें दूसरे तरीके से भी पानी निकाल सकते हैं कि उसके अंदर सबमर्ज्ड हीट एक्सचेंजर अगर हम लगा दें, कुछ पंप सिस्टम लगा दें, तो ये वाले सिस्टम भी हम हटा सकते हैं जो अलग अलग लेयर्स बनाई हैं। 3 टाइप की लेयर्स इसमें ऑटोमेटिकली बन जाती हैं, जो है SCZ सरफेस कन्वेक्टिव जोन, जिसकी थिकनेस जो है वो 10 to 20 सेंटीमीटर के अराउंड होती है। ये बनती है एक्चुअली डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉन्ड। तो ये हम वहां पर ज्ञात कर लें और उसके अकॉर्डिंगली इन जोन्स को डिवाइड कर लें और अपनी जो वहां से आउटलेट हैं या इनलेट हैं उसको डिसाइड कर सकते हैं। दूसरी नॉन कन्वेक्टिव जोन जो हमारी बीच हाफ डेप्थ में होती है, और लोअर कन्वेक्टिव जोन जो हमारी लास्ट में, जिसका टेम्परेचर एक कांस्टेंट बना रहता है, एक कंसंट्रेशन भी उसकी कांस्टेंट बनी रहती है, नॉर्मली मीडियम टेम्परेचर पर यहाँ वाटर रहता है। अदर एप्लीकेशंस की बात करें, सोलर फार्म हाउस, अक्सर आपने देखा होगा रास्ते में जाते हुए इस टाइप के फार्म हाउस हमें दिखेंगे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के थ्रू हम हॉर्टिकल्चर करते हैं। इस टाइप के फार्म हाउस हमें दिखाई देते हैं अक्सर जब भी हम ट्रेवल करते हैं, तो इसका इस्तेमाल एक ये भी है। दूसरा इस्तेमाल सोलर कुकर, तो यहाँ नॉर्मल सोलर कुकर मैंने नहीं लिया, ये एक एडवांस टाइप का सोलर कुकर मैंने लिया, जहां पर आप देख सकते हैं कि आउटडोर पर इतना सिस्टम है या रिफ्लेक्टर कंसंट्रेटेड वाले लगाएं ताकि एक्सेसिव हीटिंग हम कर सकें, अच्छे से खाना पका सकें, और ये पूरा सिस्टम
जो हमारा सोलर कुकर का काम कर रहा है, तो यहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने खाने को पका सकते हैं। तो ओवरऑल ये पूरा सिस्टम रोटेट करता रहेगा और अंदर हमारा खाना पकता रहेगा। सोलर ड्रायर, जैसे भी मैंने कहा कि यहाँ पर फ्लूइड का इस्तेमाल ना करके अगर एयर ड्राइंग इस्तेमाल करनी है तो इस तरीके से हम किसी चीज़ों को, जैसे क्रॉप्स को भी हम ड्राई करने के काम आता है। ये एक ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह हमारा काम करा, जहाँ सोलर रेडिएशन हमारी पड़ रही हैं और हीट एक्सचेंजर जो हमारे हैं, ट्यूब्स हमारे हैं, वॉल्व हमारे हैं, वो इस पर्टिकुलर एरिया में है, तो जितनी भी एयर आ रही है अंदर उसको गर्म कर रही होगी, और साथ ही साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट के माध्यम से भी हम ये काम कर सकते हैं। कुछ लिमिटेशंस जरूर हैं, बट लिमिटेशंस से बढ़कर ये रिन्यूएबल सोर्स है, तो कुछ एफिशिएंसी अगर हम हटा दें, कुछ बातों को भूल जाएं, तो काफ़ी अच्छी है। जहां पर रिमोट एरियाज में, गाँव में, जहां पर बिजली नहीं पहुंच रही है और जहां पर एक्सेसिव यूटिलाइजेशन है, जहां धूप ज़्यादा तेज है, तो वहां पर हम इस्तेमाल करें और अपने देश को डेवलपमेंट की राह पर ले चलें। लार्ज एरिया रिक्वायर होता है, सोलर एनर्जी सब जगह नहीं मिलती है, किलोवाट आवर की इसकी एनर्जी डेंसिटी लगभग इतनी ही होती है। डायरेक्शन ऑफ रेज के हिसाब से हमें चेंज करना पड़ता है, ऐसे सिस्टम बनाने पड़ते हैं, टाइम टू टाइम हमें इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। एनर्जी स्टोरेज जो है उसकी एसेंशियल है, मगर यहाँ पर क्या है, एनर्जी स्टोरेज लंबे समय तक नहीं कर सकते। कॉस्ट इसकी इनिशियल जो है वो हाई हो जाती है। हाइब्रिड प्लांट्स हमें बनाने पड़ते हैं कि भाई जिस समय वहाँ पर सूर्य ना हो, सूरज ना हो, क्लाउडी मौसम हो, या फिर रात के समय पर, इस टाइप के सिस्टम जहाँ पर दोनों चीजें, ग्रिड से पावर और साथ ही साथ सोलर पावर का इस्तेमाल हो सके, तो ऐसी चीजें थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती हैं। सोलर पावर प्लांट मेगावाट की रेंज में अगर हम एनर्जी की बात करें तो वो काफी कॉस्टली हो जाती है, तो लोकल लेवल पर हम इस चीज को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ यूनिट 2। अगले यूनिट में हम जियो थर्मल एनर्जी पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन और उसके रिसोर्सेस होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।